या एनी थायराइड कंडीशंस, ठीक है। क्योंकि ये जो 25 से 75 है, ये नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल भी अगर बढ़ता है बंदे को, कोई इसको कार्डियक इश्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, वो रेगुलर चेकअप पे गया तो ब्लड टेस्ट वगैरह में पता चला उसको माइल्ड वो है कोलेस्ट्रॉल है, लाइक आपका कोलेस्ट्रॉल 200 है तो 211 या 215 है, तो इतने में वो 25 mg शुरू कर सकता है फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, कि भैया ले लो, महीने में ले लो, बॉडी ले लो, फिर छोड़ देना, फिर 1 महीने बाद फिर शुरू कर देना। तो उस केसेस में आप स्टॉप नहीं भी करते हो पेशेंट को या इम्प्लांट प्लान करते हो तो कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। 75 के बाद लाइक 100 to 200 मिलीग्राम में अगर पेशेंट है, 100 to 150 विद एनी हिस्ट्री, आप पेशेंट को कंट्रोल उसमें ही करोगे, पहले देखोगे उसकी डायबिटीज या हाइपरटेंसिव या कोई भी कार्डियक इश्यूज है तो पेशेंट्स को बोलो फिजिशियन कंसल्ट लेके आने के लिए, ठीक है। इससे ऊपर जाती है आप मत प्लान करो। अगर पेशेंट इससे हायर उस पे ले रहा है ब्लड थिनर्स पे तो इट्स बेटर है मत लो, क्योंकि उधर 50-50 चांसेस हैं। पेशेंट का अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है, प्रॉपर वो खाना खा रहा है, फिजिकली एक्टिविटीज में है या हर चीज उसकी कंट्रोल में चल रही है, तो चांसेस है कि आपका इम्प्लांट सक्सेस हो सकता है, बट स्टिल देयर इज चांसेस कि फेलियर भी हो सकता है। तो अगर आप 100 to 150 के अबव पेशेंट जा रहा है तो इट्स बेटर अवॉइड, ठीक है। या फिर बाकी चीज अगर आपको रिस्क ही लेना है तो रिस्क लो उस चीज में जब आपको लग रहा पेशेंट हेल्दी है, बॉडी वेट उसका सही है, एज भी फेवरेबल है, क्योंकि आज की डेट में कोई एज मैटर नहीं करता, 30 साल के लोगों को भी कार्डियक अरेस्ट होता है। बिलो 60 इयर्स है पेशेंट, अच्छी हेल्थ है, वेट वगैरह प्रॉपर ठीक है, पेशेंट पूरा एक्टिव है, तो आप एक अटेम्प्ट ले सकते हो, बट ऑलवेज टेक कंसेंट, ठीक है। हमेशा कंसेंट लेना है, उसको ये क्लियर करके रखना है कि फेलियर के चांसेस भी हैं और नहीं भी हैं। सबसे बेस्ट क्या होता है ना, अपने डेंटल में सबसे बेस्ट है, आजकल आपने देखे डेंटल में कितने शो आ रहे हैं, किसका क्यों? They are not getting consent from फर्स्ट, सेकंड, हम अपना रिजल्ट उन पे थोपते हैं, हम अपनी चीजें उन पे थोपते हैं, पेशेंट को सोचने का मौका नहीं देते। एंड द थर्ड जो मेन फैक्टर है सू का होता है क्या है, दूसरे को ब्लेम करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर साहब के पास वो पेशेंट आया, समहाउ इन्होंने जो भी रीजन देखा इन्होंने वो डिनाई कर दिया, आपके पास गया, ऑब्वियसली मेल ज्यादा नीडी होते हैं फॉर मनी, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि उन्हें बच्चे बीवी बच्चे पाले होते हैं, ठीक है। तो इनको लगता है कि मैं तो अटेम्प्ट कर लूँ। दूसरा, दे आर रफ का मतलब ये लोग रिस्क लेने के लिए सोचते नहीं है, फीमेल्स थोड़ा सोचते हैं, सेंसिटिवली भी वो सोचते हैं, मेल्स को ये होता है कि क्या होगा, सारा फेल होगा निकाल देंगे, देख ही जाएगी, यही रहता है एटीट्यूड मेल्स का, 80% मेल्स का यही एटीट्यूड रहता है, तो वो अटेम्प्ट ले लेंगे, ठीक है। तो लेकिन आप अटेम्प्ट कैसे लोगे? ऑब्वियसली आप इनको डाउन तो करोगे, तभी तो पेशेंट आपसे एग्री होगा इम्प्लांट कराने, जेल में नहीं है। मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, आपकी नहीं, स्पेसिफिक मैं आपको नहीं टारगेट कर रही हूँ, मेजॉरिटी आप मान यही होता है। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो या जिस कल्चर से आए हो वहाँ पर मेजॉरिटी यही है। मैं ये नहीं कहती आप फीमेल होकर इनको टारगेट करोगे, अगर आप ये दूसरा कॉम्पिटेंट भी है, मेल भी है, तो भी आप उसको टारगेट किस वे पे करोगे? फीमेल है तो सबसे बेस्ट बोलना होता है, अरे अंकल या आंटी, लेडीज का आपको पता है, वो इतना ही पता होता है, उनको घर भी देखना होता है, लेकिन वो एज ए जेंडर आपको डाउनग्रेड कर देंगे अगर फीमेल कॉम्पिटेंट है आपके साइड में, और अगर मेल है तो आप उसके एक्सपीरियंस को लेकर बोलना शुरू कर दो, या क्या करोगे यार इसका तो वो केस खराब हुआ तो वो हुआ, बेसिकली समाउ कोई ना कोई रीजन लेके आप उसको ब्लेम करके अपने लिए कन्विंस कर दोगे। पेशेंट कन्विंस हो गया, सब कुछ है, बट क्यों दूसरे के लिए ब्लेम करना है? पहला रीजन, कभी भी कोई भी एक्सवाइजेड आप डेंटल में काम कर रहे हो, ये थर्ड फैक्टर यूज ही नहीं करना, ब्लेम गेम नहीं खेलना, ठीक है। इम्प्लांट केसेस बहुत ऐसे होते हैं जो आपने अपने हिसाब से सही किया है, सब कुछ है, कोई भी एक्सवाइजेड रीजन रहा वो फेल हो गया, फेल हुआ, आपके पास 2 बार पेशेंट आएगा, आपको रीजन पता चल गया, आप उसको कहना है कि जो कंसोलिंग करना शुरू करोगे, आप उसके लिए दूसरा वे आउट ढूंढना शुरू करोगे, बट पेशेंट को वो पेशेंस नहीं है ना, वो क्या करेगा, दूसरे डेंटल को जाके प्रेफर करेगा, वो आपको 50 कमियां निकाल देगा, तो क्या होगा, सू हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको
कभी भी ब्लेम गेम नहीं खेलना एंड द मेन कंसेंट का रोल, ठीक है। और ये जरूर देखो कि पहले वाले ने अगर रिजेक्ट किया तो किस बिहाफ पे रिजेक्ट किया इस केस के लिए। हमेशा करना केस को सबसे पहले, कोई भी है चाहे BDS है MDS है, हम लोग ये मेरे एक्चुअली एक चीज़ बोलते थे कि जिसको ना करना आ गया ना वो आधा सर्जन बन गया। ना करने का मतलब है कि उसने हर चीज़ पेशेंट की देखी है, तभी वो उस केस को ना करना बोल रहे, क्योंकि पैसा आता है किसी को बुरा नहीं लगता। जहाँ आप किसी एक पेशेंट को ना बोलने के सीख गए, ये सोचो आपके आधी लाइफ सॉल्व हो गई, ठीक है। तो और इम्प्लांट केसेस में बहुत फंसाते हैं लोग कंसेंट फॉर्म, क्योंकि आप इम्प्लांट का मरे से मरा 15,000 तो हर कोई मांगता है। जो बिल्कुल फ्रेशर मार्केट में है वो भी 15 तो मांगेगा ही मांगेगा। कॉलेज में 12-13,000 का रेट है, तो प्राइवेट प्रैक्टिस में तो मरे से मरा भी, जो कहते हैं ना बिल्कुल चैरिटेबल देहाती उसमें गंदा सब कर क्लिनिक है, वो भी 15 मांगता है। लेकिन पेशेंट को 15 देने में भी आत्मा उड़ जाती है, तो इसलिए कंसेंट जरूर है, ठीक है। हिस्ट्रीज, प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्रीज, देन योर, अब आता है ये समझ में आया, देन योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आपकी क्या चीजें मैटर करती है? फर्स्ट इज योर क्लिनिकल एंड द सेकंड इज योर रेडियोग्राफिक, ठीक है। रेडियोग्राफिक में आप RBG, OPG एंड द थर्ड वन इज योर CBCT। तीनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्लिनिक, सोसाइटी, पेशेंट फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। डॉक्टर गुरजीत, आपको याद है हमने अभी रिसेंटली एक केस किए हैं मैक्सिलरी साइनस वाले, ठीक है। आइडिया हमें उसमें CBCT करना चाहिए था या नहीं? कर लेते तो करना चाहिए, क्योंकि हमारे RBG में हमने उसको जितने भी एंगल्स में लिया है, हर एंगल में हमारा इंसान अलग दिख रहा है, ठीक है। दूसरा RBG शायद एक केस कर रहे हैं जिसमें देखा है वाला ऊपर जो भी केस बैठा आपने RBG देखा उसका? यस, जो भी आज करना जो। हाँ, क्या उसमें क्या लिखा आपको? ऐसा ही केस आपने किया हुआ है? उसमें वेट कम है बोन की, वेट और कम है, ऐसा उसमें ही डायमीटर केस आपने किया और इसमें वेट बहुत कम है। उसमें डायमीटर कम हमने उसमें जुगाड़ कर लिया, यस, ठीक है। और वो जुगाड़ हमने यही किया है ना, बाहर आप प्राइवेट पे कर सकते हो वो जुगाड़, बताओ। आई डोंट नो यहाँ पर आपका क्या है, समाउ जो भी ये लोग पैसा लेते हैं या जो भी आप कर रहे हो वो पर्सनल थिंग, बट अगर आप मार्केट में इम्प्लांट कर रहे हो तो मिनिमम 15 से ऊपर ही चार्ज करोगे, ठीक है। तो जो पेशेंट आपको 15 दे रहा है तो वो जुगाड़ जाएगा नहीं, उसको परफेक्शन चाहिए। अगर हमने उस दिन क्या कर रहे थे लास्ट टाइम, हम आई थिंक लास्ट टाइम किया था, वो हमारा परफेक्ट हो गया क्योंकि हमने भी कहीं लगाया था। अगर वो फेल हो जाता, पेशेंट हमारे साथ छोड़ देता, अगर वो प्राइवेट क्लिनिक होता, ठीक है। या वो अंकल याद है जिनके एक मोबाइल हो गया था तो हमने उसको निकाल के उनसे ड्रिल किया था, कि अंकल ये तो फेल हो गया, कोई नहीं एडजस्ट कर लो। क्या वो चीज़ें प्राइवेट में हो सकती है? नहीं ना। तो इसलिए क्लिनिकल एंड रेडियोग्राफिक ये एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। RBG हम लोग कभी भी नहीं लेते हैं। RBG हम लोग से समहाउ पेशेंट को 20-30% को कन्विंसिंग के लिए दिखा देते हैं कि जी खाली है, या फिर अपने लिए। अब जैसे मेरे को काफ़ी टाइम हो गया करते करते 15-20 इम्प्लांट में अपने PG लाइन में कराई और मैं कर रही हूँ, तो भी मैं ये नहीं कह रही कि आप एक्सपोर्ट, बट ये कि हाँ थोड़ा बहुत 30-40% मेरे को एक अप्रोक्सीमेशन आइडिया आ जाता है RBG से, वो भी कई बार गलत हो जाता है, ठीक है। तो RBG से आपको सिर्फ एक रफ आइडिया मिलता है कि हाँ ये जगह है या यहाँ पे बोन ऐसी है जहाँ पे मैं इम्प्लांट प्लान कर सकता हूँ, बट प्रॉपर सिलेक्शन करने के लिए या प्रॉपर प्लानिंग के लिए यू हैव टू OPG, ठीक है। देन CBCT, जहाँ हमें लगता है OPG लिया, OPG में भी आपका 32, इन दोनों में आपका 33 to 35% तो एरर है ही है। ये आपका आइडियली हर उसमें आता है, दूसरा डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, हर एक की कंपनीज का अलग RBG और वो आता है OPG, तो परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो इस पे अगर आप इवैल्यूएशंस लेते हो आपका कितना आएगा, पूरी है दोनों इमेज, ठीक है।
बक्कली आपने देखा सब कुछ परफेक्शन पे है, लिंगुअल नर्व अगर आपके है ऊपर है, सुपरफिशियल है, आप कैसे प्लान करोगे? सिर्फ आप बक्कल पे प्लान करके चल रहे हो, पता चला कि हाँ ठीक है आपने प्लान कर दिया, 3 महीने बाद पेशेंट आ रहा है, 1 महीने बाद पेशेंट पैरालिसिस के साथ आ रहा है, तब क्या करोगे? अगर पेशेंट देखो, ये चीज़ें मैंने तभी बोला कि एक्सपीरियंस के साथ और जितनी प्रैक्टिस करोगे उसके साथ आएगा, क्योंकि पर्सनली बोलूँ अभी इस केस में मैं फंसी हूँ, इसलिए मैंने रूल्स बना लिया है कि सारा पेशेंट जहाँ 15 से 20 हज़ार रुपये दे रहे थे वहाँ 2-3 हज़ार की वो CBCT भी करा सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी एक केस किया था मैंडिबल में, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड 2-2 इम्प्लांट डाले थे, बहुत अच्छा था, RVG दिया बहुत परफेक्ट था, OPG पे प्लान किया गया था। RVG में मेरा बक्कल साइड से नर्व से बहुत दूर था इम्प्लांट, लिंगुअल तो मुझे दिख ही नहीं रही थी ना, तो मेरा हर चीज़ परफेक्ट है। 1 महीने बाद पेशेंट आके बोलती है कि मेरे को तो अभी भी सुनपन है। चलो हमने चेक किया तो उसको माइल्ड पैरालिसिस था। 3 महीने बाद जब हम एक्चुअल प्रोस्थेसिस में आए तो पेशेंट ने ये बोला कि इम्प्लांट के अंदर मुझे कोई वो नहीं है, कोई सुनपन में कुछ नहीं, मेरा एंटीरियर रीजन में पेन है, वहाँ पर भारीपन है। हमने कहा ठीक है, या तो ये लगा लो कि ज़्यादा ईमानदार लोग भी मरते हैं, तो मैंने कहा आंटी आप ऐसा करें एक CBCT करा लो एंटीरियर मैंडिबल की। तो उन्होंने कहा बेटा पूरे करा लेते हैं, उनका बेटा फार्मेसिस्ट था, मैंने कहा हाँ पूरा मैंडिबल की करा लो, पता चल जाएगा। तो लिंगुअल नर्व पे टच था मेरा इम्प्लांट, इम्पिंच था, सिर्फ जैसे कि आपकी लिंगुअल नर्व जा रही है तो मेरा इम्प्लांट सिर्फ यहाँ था, मतलब उसको कंप्रेस भी नहीं कर रहा था नर्व को, सिर्फ टच हो रहा था। आइडियल उनको ऐसे इम्प्लांट से कोई इशूज नहीं था, एंटीरियर उसमें उनको एक्सेस बनी हुई थी जिसके कारण उनको वहाँ पर हैवीपन और पेन था। लेकिन पेशेंट ने क्या किया, अब लड़का फार्मासिस्ट है तो वो तो डॉक्टरों के लिंक में रहा होगा, उसने दूसरे डॉक्टर से पूछा, और इमेजिन करो उसने किससे पूछा होगा, जस्ट फ्रेशर पास आउट BDS डॉक्टर से, और उसने बोला कि अंकल आपकी तो नस खराब कर दी, नस में से इम्प्लांट पार कर दिया मैडम ने, और मैंने जनरली उसको 80,000 रिटर्न किया, ठीक है, तो जितना मेरा था उससे ज़्यादा मेरे को देना भी पड़ा। तब मैंने एक रूल समझ लिया कि सारा CBCT कराना ही कराना, जब अपनी जेब से देके कराऊँ बट वो नहीं करना, ठीक है। मेरे MDS के 5 साल बाद भी मुझे ये चीज़ अब समझ में आई, तो इसलिए बोल रही हूँ कि पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ भी हो जाए इवैल्यूएशन ज़रूरी है, ठीक है। आपको नहीं पता एनाटॉमिकली चीज़ें कहाँ हैं, क्योंकि जनरली हमारी लिंगुअल नर्व हमेशा इंफीरियर एल्वियोलर नर्व के या तो बराबर होती है या उससे नीचे ही होती है, 1.5 से 2 mm, मतलब एटलीस्ट 1.5 to 2 mm बिलो ही होगी आपकी इंफीरियर एल्वियोलर से। तो यहाँ पर सुपरफिशियल थी लिंगुअल नर्व, जो कि पिंच भी नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ उसको हल्का सा टच कर रहा है, बट पेशेंट को मल्टीपल डेंटिस्ट ने जो भी थे, प्लस अमेजिंग बात तो ये थी कि उसको किसी MDS डॉक्टर ने नहीं बोला, उसको बोला तो PDS डॉक्टर ने। तो मैंने समझाया भी उनको, फिर मैंने छोड़ा कि छोड़ो यार, बहस में पढ़ने से बेटर है दे दो, सर पे से कलेश हटाओ। तो आपको ये ब्लेम गेम नहीं खेलना। दूसरा ये कि चीज़ें इवैल्यूएशन करनी है प्रॉपर, ठीक है। ये कुछ भी केस नहीं था, बट स्टिल जो भी है समाउ मेरे को एक सीख मिल गई कि CBCT तो जरूरी था ऐसे केसेस में। आपको नहीं पता एनाटॉमिकली क्या वेरिएशंस है, फिर आपने भी वो निकाला हाँ ऑप्शन नहीं था, मन निकल जाता नहीं, मतलब केस में मैं बोलूँ कि शी इज इट 57 years old फीमेल, और उसकी ऑस्टियो इंटीग्रेशन इतनी बढ़िया थी कि मुझे इम्प्लांट निकालने के लिए पसीने छूट रहे थे, क्योंकि मैंने पूरी बोन कट की है, क्रेस्ट से कम 1.5 से 2 mm, और बेजल डिस्टल भी मैंने कम से कम 1 से 1 mm कट करके इम्प्लांट निकाला है। इतनी बेस्ट ऑस्टियो इंटीग्रेशन थी 57 years old फीमेल पेशेंट में, सोचो। मैं उनको बार बार बोल भी रही थी कि आंटी वेस्ट करा रही हो, बहुत अच्छे इम्प्लांट्स में ऑस्टियो इंटीग्रेशन नहीं मिलती इतनी अच्छी, नहीं निकाल दो। उनके हस्बैंड ने को बार बार प्रेशर, तो मतलब नॉर्मल बोन कटिंग ब्रश यूज़ कर सकते हैं। हाँ मैंने तो वही किया था वैसे, लेकिन आजकल इम्प्लांट के डॉक्टर साहब बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे आ गए हैं कि आप डायरेक्ट, जैसे हमने कवर स्क्रू खोला, जैसे ड्रिफाइन ड्रिल्स होती हैं, वो आगे डायरेक्ट उसमें, लेकिन वही है कि अभी हम लोग भी तो उसमें चल रहे हैं ना, क्योंकि मेरी स्पेसिफिक प्रैक्टिस इम्प्लांट की नहीं है। अगर होती तो फिर मैं उसमें भी इन्वेस्ट करूँगी, वो आते हैं कितने का
25-30 हज़ार का तो खाली वो आता है, यस इतना तो नहीं कर सकते। मतलब एक चीज़ और कि इनिशियल प्रैक्टिस शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करते रहो। ये नहीं कि आप पहले में 4-5 लाख का सामान लेके बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता इम्प्लांट पेशेंट कब कन्विंस होने लगे। हाँ, एक बार आपकी प्रैक्टिस बनने लग जाती है तब आप इन्वेस्ट करते रहो धीरे धीरे, लेकिन फिर आप टोटली इम्प्लांट के लिए ही रह जाते हो, अदर प्रैक्टिस पे नहीं आती, क्योंकि आपको मजा ही इम्प्लांट में आने लग जाता है। ठीक है, आ रहे हैं फिर मैं फोन नहीं हूँ इम्प्लांट की, इसलिए मैंने प्रैक्टिस में नहीं रहा। ठीक है, ये समझो दोनों। क्लिनिकली आप क्या देखते हो कि पेशेंट में जगह कितनी है, या फिर कौन सा तो वो है जहाँ पर हमें करनी है। कई बार क्या होता है, पेशेंट बोलते हैं 7 में करना है, 7 आइडियली हम लोग 7 के लिए सोच लेते हैं, क्योंकि हमारा सेकंड मोलर तक तो खाने वाले एरिया रहता है, बट पीछे अगर स्पेस नहीं है या इट्स नियर टू साइनस, अगर जब आपने देखा तो पीछे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, जरूरत नहीं 6 तक के एंगुलेशन पे अच्छे से खाना खा रहे हैं, तो अननेसेसरी पेशेंट को कंपेयर मत करो कि नहीं आप इम्प्लांट कराओ। ठीक है, देन आपने एग्जामिनेशंस पे देखा रेडियोग्राफिकली कि वो इट्स वेरी नियर टू साइनस, तो वैसे ऑप्शन खत्म हो गया ना। तो दोनों चीजें मैटर करती हैं, एक चीज पे कभी भी आप डिसीजन नहीं ले सकते। आज जो केस है उसमें अगर हम लोग क्लिनिकली देखें तो नहीं है जगह, स्पेस बहुत कम है। हाँ, देन मैंने आलम जी को ये बोला कि एक्सरे भेज दो मुझे। एक्सरे में मैंने देखा बोन क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेंथ इजी है, तो हम वहाँ पर प्लान कर सकते हैं अपने इम्प्लांट्स की वेरिएशंस पे लाके। ठीक है, कि मैं डायमीटर अप एंड डाउन ले लूँ, लेंथ लंबी ले लूँ, लेकिन क्लिनिकली अगर मैं सिर्फ उसको इवैल्यूएट करती तो क्लिनिकली वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं, आप एक पे डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर? अब आपका सिलेक्शन ऑफ पेशेंट समझ में आया कैसे करते हैं। देन प्लानिंग में आपका सबसे पहले है एग्जामिनेशन। ओके, नाउ एग्जामिनेशन के बाद आपका आता है इम्प्लांट सिलेक्शन। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, सिर्फ आज के केस के रिगार्डिंग बता रही हूँ, वैसे प्रोटोकॉल हमेशा यही रहेगा, इसमें मैंने 5-6 जो पहले के पॉइंट्स है वो स्किप कर दिए, मेन पे आ रही हूँ मैं। इम्प्लांट सिलेक्शन पे आप कैसे डिसाइड करते हो? सबसे पहले आपका रेडियोग्राफिकली क्लिनिकली दोनों है। तीसरा कुछ लोग क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक मैंने बोला जो खाली इम्प्लांट प्रैक्टिस पे रहते हैं, या जो आपके बड़े इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमेशा इम्प्रेशन लेते हैं। ठीक है, इम्प्रेशन लेके आजकल तो बहुत सारी लैब्स वगैरह कैड कैम डिजाइन करके प्रॉपर देते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस पे भी देख लो तो अब सबसे पहले इम्प्रेशन ले लो। ठीक है, उसके बाद गाइडेड इम्प्लांट के हिसाब से चलो। उसमें हम लोग कैसे करते हैं, जैसे आपका ये मैंडिबल है, ये ऐसे चलते चलते रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर हमारा 7 है, ये हमारा 5 है। ठीक है, मुझे ये 6 के लिए वो करना है। ठीक, एक कैलिपर करके इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, गाइड वो आता है। हाँ, 2 तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट टिश्यूज में करके कर दो, वो ऐसे आता है। अब जैसे मीजल और डिस्टल में भी आप उसको यूज कर सकते हो, बफल और लिंगुअल के लिए भी। एलए लगाया, टॉपिकल लगाया, कोई भी उसको पेंच करके दे दिया। अब जो उसका गैप बचा होगा वो आप उसमें मेजरमेंट होता स्केल पे, वो मेजर करा तो आपको mm मिल जाएगा कि विड्थ कितना है, उससे आपको पता चल जाता है विड्थ। ठीक है, देन दिस इज योर, ये क्या है, ये विड्थ आएगा या लेंथ आएगा, ये आपका आएगा गैप। ठीक है, विड्थ हो गया आपका बक्कल एंड लिंगुअल का, टूथ के बीच में जो है दैट्स योर गैप, और इसको लेंथ बोलते हैं। ठीक है, क्रेस्ट टू नर्व, ये वो आपका हाइट। ठीक है, तीनों चीज इवैल्यूएशंस करते हैं। अगर आप सिंपल प्रैक्टिकली इस रूम को देखोगे, इस दीवार से इस दीवार तक की ये है लेंथ, ये इस कमरे की लेंथ। फ्लोर टू रूफ देखोगे तो दिस इज योर हाइट। तो जो मेन हम लोग डिपेंड करते हैं, हमारा जो इम्प्लांट मेन गैप होता है वो लेंथ एंड हाइट पे प्लान होता है। ठीक है, विड्थ हमें सिर्फ ये बताता है एंगुलेशन हमें कहाँ डालनी है,
इम्प्लांट की। अगर मेरी विड्थ कम है तो मैं प्रेफर करती हूँ बक्कल ही ज्यादा प्लान करने के लिए फॉर मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल में हम लोग बक्कल ही प्रेफर करते हैं, मैक्सिलरी में हम लोग थोड़ा पैलेट भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैक्सिला आपका ज्यादा पोरस बोन होता है, तो बक्कल ज्यादा आपका जो कॉर्टिकल प्लेट है, बक्कल की कॉर्टिकल प्लेट है वो ज्यादा थिन होते हैं एज कम्पेयर टू पैलेटल। तो मैक्सिलरी में हम थोड़ा पैलेट ही रखते हैं इम्प्लांट को, मैंडिबल में थोड़ा बक्कल ही रखते हैं। यह सबसे बेस्ट है जो मैं प्रेफर करती हूँ, या आपको शायद अतुल सर ने यही बोला बिल्कुल सेंटर में रखो। ये विड्थ आपको पता चल गई, फॉर एग्जांपल विड्थ आपकी बन रही है 4 mm, तो बिल्कुल सेंटर में, मतलब जैसे ये आपका बक्कल पार्ट है, ये आपका लिंगुअल पार्ट है, तो इस दोनों के सेंटर में इम्प्लांट डालना, ना बक्कली का पंगा रखो ना पैलेटली का, जस्ट सेंटर में, जो कि सेफ गेम है कि बिल्कुल हड्डी के बीचों बीच डाल दिया है, तो दोनों साइड का, दोनों कॉर्टेक्स का उसको वो मिल गया, सपोर्ट मिल गया। क्लियर? ये एक्चुअली प्रैक्टिकली थिंग है, बुक्स के अकॉर्डिंग यही रहता है, मैंडिबल बक्कल मैक्सिलरी पैलेटल, ये अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली क्या है, लोग यही प्रेफर करते हैं कि हड्डी के बिल्कुल बीचों बीच डालना। ठीक है, देन हमारा इम्प्लांट सिलेक्शन कैसे होता है, लेंथ एंड हाइट पे। ठीक है, लेंथ कैसे डिपेंड करता है हमारा, और फिर हमने सारे मार्कर यूज कर लिए थे ढूंढ के। लेंथ से हम लोग डिसाइड करते हैं इम्प्लांट का डायमीटर। ठीक है, हाइट से हम लोग डिसाइड करते हैं इम्प्लांट की लेंथ। ठीक है, जैसे ये लिखा है 4 × 10 लिखा है फॉर एग्जांपल, तो 4 इज ए डायमीटर, हाँ, या विड्थ ऑफ इम्प्लांट, एंड द 10 इज योर लेंथ। ठीक है, ये बेटर है। ठीक है, 4 × 10 है, तो 4 इज ए डायमीटर एंड द 10 इज योर लेंथ। ठीक है, समझ गए? अब लेंथ और हाइट कैसे डिपेंड करता है, जो भी आपका वाइटल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जैसे मैक्सिलरी में साइनस हो गया, ठीक है, मैंडिबल में आपका इंफीरियर एल्वियोलर नर्व हो गई, मेंटल नर्व हो गया, लिंगुअल नर्व हो गई, जो भी है, ऊपर एटलीस्ट साइनस है, मैक्सिलरी साइनस या एनी नर्व। थ्योरेटिकली हम लोग 2 mm का गैप रखते हैं, इट्स 2 mm थ्योरेटिकली। कहीं जगह पे आर्टिकल्स में लिखा है आपका 1.5 to 2 mm तक तो हमें करना ही करना है। ठीक है, बट किसी कंडीशंस में पेशेंट्स में इट्स नॉट फिजिबल कि हम इतना छोड़ें, तो आपको बाय हुक एंड क्रूक 0.5 को छोड़ना ही छोड़ना, 0.5 mm बाय हुक एंड क्रूक छोड़ना ही छोड़ना। जहाँ आपको लगता है कि इम्प्लांट करना भी जरूरी है, हर चीज फेवरेबल है, बस ये एंगुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो आप उसमें इनिशियली 0.5 लेके छोड़ो। बट जब अगर आप इनिशियल स्टार्टिंग फेज में, जैसे अभी आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तो कम से कम 2 mm का लेके चलो। ठीक है, ये आता है आपका लेंथ, तो मतलब इम्प्लांट लेंथ और हाइट। ठीक है, जो बिल्कुल सेम है। विड्थ में क्या है, एडजेसेंट टूथ, जो आपके आगे पीछे के दांत हैं, जैसे ये है मैंडिबल में, यहाँ दांत और यहाँ दांत है, तो इधर से और इधर से कम से कम 2 mm होना ही चाहिए, नहीं है तो 0.5 to 0.5 लेके ही चलना है। जैसे आज वाले केस में हम दो जितनी भी वो लेंथ है उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट लेंगे। अगर ये लेंथ मेरी फॉर एग्जांपल 7 mm है, तो 7 mm का हाफ क्या हुआ, 3.5, तो 3.5 का तो आधा मैं डाल ही नहीं सकती, किस साइड 3.5%, तो मैं दोनों साइड का 3 छोड़ के जो पॉइंट बिल्कुल 1 mm जो बीच का है उसमें डाल दूंगी। ठीक है, वैसे उसमें इतनी हैवी नहीं, 7 mm तो हैवी नहीं, मुश्किल से 3-4 mm होती है। तो जो भी फिट पार्ट बनता है, ये रफ कैलकुलेशंस होती हैं जिसमें आप इम्प्लांट प्लान करते हो। ये समझ में आया? अच्छा, ये जो नंबरिंग होती है, जो उनके डायमीटर और लेंथ होती है, वो सिस्टम टू सिस्टम अलग आती है, इम्प्लांट टू इम्प्लांट वेरी करते हैं।
जैसे अगर आप एडिन के इम्प्लांट लेते हो तो एडिन के इम्प्लांट शुरू होते हैं 3.2 से, अगर आप ओस्टियम के ले लो तो वो शायद ओस्टियम के 3.8 से शुरू होते हैं। तो ये डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड भी और सिस्टम टू सिस्टम। वो आपका 3.2 से शुरू है। हाँ ठीक है, वैसे आइडिया देखते हमने 3.2 का कोई डाला नहीं है, बट 3.2 से शुरू होते हैं नॉरिस। नॉरिस कौन सा एक सिस्टम है डॉक्टर साहब, कुछ आइडिया? मैं सबसे बेसिक और जो पुराना सिस्टम है इम्प्लांट का वो है आपका इजरायली सिस्टम। इजरायली में आपके नॉरिस आ गए, एडिन आ गए, ठीक है, अल्फा बायो आ गई, ये सबसे बेस्ट इम्प्लांट है और जो इनिशियल प्रैक्टिस पे है उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये तो है रफ इम्प्लांट, जैसा मर्जी डाल दो पोस्ट इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं। और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब आपको ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, तो कम से कम 2-3 साल अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो इजरायली में ही करो, उसके बाद अपग्रेड करते चले जाओ, ठीक है। तो आज के केस के हिसाब से इतना थ्योरेटिकल समझ कर बाकी प्योर थ्योरी हम कर मैम सर्जिकल गाइड जैसे मतलब उसमें हम फ्लैप वगैरह तो नहीं ना उसमें उठाते हैं, इसमें टिश्यूज के इंक्लूडिंग होता है सर्जिकल ये गाइड। हमेशा ध्यान रखना, जो ये मेजरमेंट है आप टिश्यूज के साथ करो, तो आप उसमें जब रिडक्शंस करने आओगे तो टिश्यू का जो भी वो मेजरमेंट है वो अलग है। कास्ट, तभी मैंने बोला कि कुछ लोग कास्ट इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जैसे अब हम लोग तो टिश्यूज के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं रफली यार इतना तो 1 से 1.5 mm के उसका जिन जाएगा थिकनेस है तो उससे नीचे लेके चले जाएंगे, ये हम लोग एक रफ कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन अगर यही मुझे प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी तो मैं इंप्रेशन लूंगी, इंप्रेशन लेके सॉफ्ट टिश्यूज की तो मेरी हाइट अपने आप ही खत्म हो गई ना, तो वो मेरा डायरेक्ट वो आ जाएगा। जैसे वो तो CBCT से सर्जिकल गाइड बनाते हैं तो मैम वो तो बोन कंप्यूटराइज पूरी बन के आते हैं ना, वो सॉफ्ट टिश्यूज हटा के करते हैं ना, वो बोन के ऊपर हाँ जी? नहीं लैब वाला नहीं बना, कुछ लोग बनाते हैं अच्छी लैब वाले जो होते हैं, जो कैट कैम पे काम करते हैं वो बनाते हैं, लेकिन जैसे आप जो तो वो पोस्ट भी चार्ज करते हैं आपके साथ, आप 15,000 में क्या क्या करोगे। तो मैम जैसे हमने अगर सर्जिकल गाइड से काम करना है CBCT के ऊपर सर्जिकल गाइड बना के, तो उसमें तो हमें फिर इंसिजन देनी पड़ेगी, तो फिर हम उस पर लगा सकते हैं। लेकिन मैंने वही बोला डॉक्टर जी, जैसे जो जितने पुराने डॉक्टर्स हो जाते हैं ना वो उनको समाव चीज़ों का आइडिया आना शुरू हो जाता है। जैसे आपको हमने अभी तक एक इंसिजन करवा के कराया है, ज़्यादा इजी कन्वीनियंट कौन सा लगा? बिना इंसिजन वही हर कोई बचना चाहता है मेहनत से, लेकिन जो पुराने प्लांट करते थे या काफ़ी लोग जो आजकल आते हैं ना पुराने सर्जन्स की ये कर दे, जैसे जाइगोमेटिक इम्प्लांट कर रहे हैं या फिर 4-on-4 कर रहे हैं, वो लोग इंसिजन करके ही करते हैं, वो उनका अपना मेथड है। या कुछ लोग होते हैं कि रिजिड हो जाते हैं कि नहीं मैं तो इसी हिसाब से करूँगा, जैसे मेरा एक पॉइंट है कि भाई मैं सर्जिकल एक्सट्रैक्शन स्प्लिट करके नहीं करती, मैं ट्राई करती पूरा का पूरा दांत निकालने के अंडर तक मैं अटक ना जाऊँ, ठीक है। अब मे भी जो मेरे कलीग हैं, मेरा एक फ्रेंड जो मेरा पीजी मेट था, वो हमेशा स्प्लिट करके निकालता था, उसको उसमें मजा आता था। तो वो ये डिपेंड हो जाती है, अपने अपने प्रायोरिटीज डिसाइड हो जाती है कि मैं ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगा, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि CBCT करा के आप जब अगर गाइडिंग को बनवा रहे हो तो उसके लिए आप इंसिजन देके ही इम्प्लांट का तो मतलब हम डायरेक्ट भी ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि CBCT में ना हर चीज़ मेंशन होती है, उसमें आपकी थिकनेस ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज होगी, बोन होगा, बोन का टाइप होगा कि D1 D2 D3 कौन सा है वो पूरा होगा, उसके बाद उस जो ये D3 D4 वाला है इसी के अकॉर्डिंग आपके ओस्टियो इंटीग्रेशन डिसाइड हो जाते हैं, तो वो इस हिसाब से इम्प्लांट कर लेते हैं। हम बट होल वाला जो भी हम डायरेक्ट करते हैं उसमें तो ज़्यादा टफ रहता होगा ना rather than क्या क्यों रहेगा? क्योंकि ड्रेन करने के साथ डायरेक्ट और प्रॉपर ओके, आपको ड्रिल में क्या नहीं है, विजिबिलिटी तो क्लियर होगी अच्छे से। एंगुलेशन अगर आप डायरेक्ट देखो आपको क्या दिक्कत आती है, आप जो सब चीज़ों को वो मिक्स कर रहे हो, विजिबिलिटी कोई हैम्पर नहीं होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती है, जब आप उसके हैंड पीस को लेके जाते हो तो स्टेबिलिटी, टिश्यूज में आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए थोड़ा हैंड कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि आपको पहले टिश्यू पंक्चर करना है फिर बोन पे जाना है, तो कई बार क्या होता है टिश्यू भी अटक जाते हो, बोन तक क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन जब आप 1-2 बार करने लगते हो तो आपको समझ में आता है हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे है। फ्लैप रेस करने में आपको पता है कि टिश्यू को हैम्पर करने का डायरेक्ट बोन में ड्रिल करना है, तो
कहीं पे भी जाएगा आप टिश्यू हैम्पर नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट बोन को पकड़ो तो स्टेबिलिटी का ज़्यादा इफेक्ट आता है, बस और कुछ भी नहीं है। विजिबिलिटी दोनों में उतनी पड़ती है क्योंकि आप सलाइवेशन क्लियर कर रहे हो, बल्कि फ्लैप रेज करने में तो ब्लीडिंग कम होती है, एकदम से डायरेक्ट ड्रिल हुआ वहीं की वहीं से निकल गया, तो ब्लीडिंग फ्लैप रेज वाले में ज़्यादा होती है कंपेयर टू नॉन वाले में, ठीक है। सूचना की टेंशन भी बचती है, काफ़ी इम्प्लांटोलॉजिस्ट ऐसे जिनको सूचना नहीं आती और वो इम्प्लांट्स कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे इम्प्लांट्स कर रहे हैं, सबके अपने अपने वीक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने वही बोला, इट्स टोटली योर प्रायोरिटीज कि आप कैसे इम्प्लांट ले सकते हैं। जैसे एंगुलेशन में जैसे हम करते हैं, हमें मीजली करना डिस्टली, जब हम अपना हैंड पीस ऐसे करते हैं बाहर से लगता है कि मीजली गया, लेकिन अंदर तो वो मतलब डिस्टली ऐसे जा रहा होता है। वही जो आपका आपने शुरू में जो आप करते थे, हाँ हाथ आपके लिए होता था, कंट्रोल नहीं होता था। फिर जैसे सर ने बोला कि हैंड पीस को थोड़ा ऐसे रखा करो, सर का अपना मेथड है, तो सर का क्योंकि वो पुराने भी है तो उन्होंने वो चीजें देखी। मेरा क्या था कि डॉक्टर साहब ऊपर से प्रेशर रख के स्ट्रेट अंदर दबा दो, ठीक है। तो वो ये कि प्रैक्टिस जैसे मिल जाती है, शुरू में तो देखो सबके हमें मतलब उस चीज़ को अपना रेफरेंस पॉइंट बनाना है कि हमें ड्रिल किस एंगल में जा रही है, उसको देखना अपना मतलब सिंपल आपको ये जो हमने जो सीधा अंदर ही जाना है, मतलब आपका हाथ ऐसे ही रहेगा, कंट्रोल स्ट्रेट, ना आपका ऐसे हो रहा है ना ऐसे। टिल्ट हम लोग कब करते हैं हैंड पीस को, जब अगर आप ये लेते हो बक्कल या पैरेलल लेते हो, पैरेलल हो गई तो थोड़ा सा आपको टिल्ट करना पड़ेगा अंदर की तरफ ऐसे, बक्कल हो गई तो बाहर की तरफ ड्रिल लेना पड़ेगा ये ऐसे, और बिल्कुल सेंटर रेफरेंस लेना तो सीधा ये जाएगा। वाइब्रेशंस होती है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज पे चलते हैं, तो उसके लिए हैंड मूवमेंट्स कंट्रोल होनी चाहिए आपकी। जैसे हम पैरेलल में करेंगे तो हम इसको ऐसे रख के थोड़ा सा टिल्ट करेंगे बाहर की तरफ ऐसे, हाँ, ताकि बाहर हमारा की तरफ। ड्रिल अंदर जाए। ठीक है, तो आज का केस देखते हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगी कि क्या है, जो डिस्पेंसर्स कैसे एडजस्ट करते हैं।